अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करें और उससे पहले आपके लिए लिख दूं आज हम अपना जो चैप्टर 14 है गुड बाय मिस्टर चिप्स, वो हम ऑलरेडी कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। और चैप्टर 14 का मेन जो थीम था हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, वो था rejoining of chips at ब्रुकफील्ड। कि ब्रुकफील्ड में जो उसकी रिजॉइनिंग थी दैट वाज द कोर इशू, और उसी पे हम अब बात कर रहे थे। हमने यहाँ तक कर लिया था कि वो नए जोक्स बनाता है, एक रिजॉल्व अपेयर होना शुरू हो जाता है मंडे मैन्यूज़ पे, और इसको वो एबरेंडम कहता है, अ मीट टू बी अबोर्ड। तो यहीं से हम कंटिन्यू कर रहे हैं जी। इससे पहले कि हम करें, मैं आपको इसका एक क्वेश्चन जो हमारे पिछले रहते थे वो ज़रा देख लेते हैं। क्वेश्चंस को देख लें हम। इधर आपको पता है कि हम क्वेश्चंस और हिस्टोरिक रेफरेंसेस करते हैं। एक क्वेश्चन कॉमन आ जाता है, व्हाट टाइप्स ऑफ जोक्स did Chips share after rejoining ब्रुकफील्ड? ये एक कॉमन क्वेश्चन है कि ब्रुकफील्ड रीजॉइन करने के बाद उसने किस तरह के जोक्स बनाता था। तो वो हमने ओटीसी के मुतालिक भी कर लिए, एंटी एयरक्राफ्ट जो कर्टन्स थे उनके मुतालिक भी हमने बात कर ली। तो ये सारे वो जोक्स थे जो चिप्स रीजॉइनिंग के वक्त लोगों को सुनाया करता था। Chatter's fell ill during the winter of 1917 and again for the second time in his life Chips became acting head of the Brookfield। कहते हैं कि 1917 की सर्दियों में, 1917 के मौसम सरमा में चैटरस एक बार फिर बीमार पड़ गया और ज़िंदगी में दूसरी मर्तबा चिप्स को एक्टिंग हेड कहते हैं, टेम्परेरी कायम मकाम, चिप्स को दूसरी बार ब्रुकफील्ड का कायम मकाम हेडमास्टर बना दिया गया। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसमें कि व्हेन एंड व्हाई डिड Chips become the acting head of the school या of Brookfield? अब when 1917, in the winter of 1917, और why? Because Chatter's fell ill। इसी सवाल को समथिंग यूँ भी पूछ लेते हैं कि when did Chatter's fell ill
एंड व्हाट हैपेंड आफ्टरवर्ड्स, कि चैट्रस कब बीमार हुआ और उसके बाद फिर आखिर क्या हुआ। देन इन अप्रैल चैट्रस डाइड, कहते फिर अप्रैल में चैट्रस इंतकाल कर गया। एंड द गवर्नर आस्क्ड चिप्स इफ ही वुड कैरी ऑन फॉर द ड्यूरेशन। ये भी एक क्वेश्चन आता है कि व्हेन डिड चैट्रस fall ill and when did he die, कि वो बीमार कब हुआ और इंतकाल उसका कब हुआ। तो सर्दियों में बीमार हुआ था इन द विंटर्स ऑफ 1917 एंड इन अप्रैल ही डाइड, और वो इंतकाल कर गया। और जो अथॉरिटीज़ थी उन्होंने चिप्स से रिक्वेस्ट की कि वो दोबारा इस अरसे के लिए अपने आप को कंटिन्यू कर ले। यहाँ मैं आपके लिए वही जो हम करते होते हैं सिनोनिम्स, और यहाँ पर आपके ग्रामर का पोर्शन लिख रहा हूँ। He said he would, कहते कि इसने कहा कि वो यकीनन ऐसा करेगा if they would refrain from appointing him officially। officially का मतलब है, refrain कहते हैं avoid, hold रोक के रखना खुद को, और officially का मतलब है परमानेंटली, कि अगर उसको मुस्तकिल तौर पर तैनात करने से बाज रहें तो फिर वो इस ऑफ़र को कबूल करने के लिए तैयार है। एंड दिस शोज़ द डायलेमा ऑफ लाइफ। यही ज़िंदगी की खूबसूरती है कि देखिए एक वक्त वो था कि चिप्स इस हेडमास्टरशिप को अपना गोल समझता था, अपना टारगेट समझता था। याद है जब हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था, हिज एम वॉज टू गेट द हेडशिप इवेंचुअली, कि आखिरकार उसका ये था कि अल्टीमेटली मैं इंशाल्लाह हेडशिप हासिल कर लूँगा। दैट वाज हिज बेसिक गोल, दैट वाज हिज मेजर गोल। और अब वो चीज़ खुद उसकी झोली में गिर रही है, वो इज़्ज़त खुद चल के उसके पास आ रही है, लेकिन अब वो समझता है कि नहीं, अब वो वक्त नहीं है। तो ज़िंदगी में बेशुमार बार ऐसा होता है कि किसी चीज़ के लिए, किसी अचीवमेंट के लिए एक वक्त होता है कि आप मर रहे होते हैं, तड़प रहे होते हैं उसके लिए, लेकिन आफ्टर सम टाइम, कुछ सालों के बाद आप खुद पे हंसते हैं सीरियसली कि यार इसके लिए मैं इतना बेचैन हो रहा था, ये वो ख्वाहिश थी जो मुझे इतना बेचैन रखती थी, जिसके लिए मैं इतना खुद को जज्बाती कर लिया करता था। तो ये ज़िंदगी का बड़ा खूबसूरत एक पहलू है कि हर फेज़ के, हर ज़िंदगी के मरहले के अपने गोल्स हैं, अपने टारगेट्स हैं, और उनके अलावा मतलब उस फ्रेम ऑफ माइंड में रहते हुए जिस वक्त आप वो लम्हा जी रहे होते हैं, उस वक्त शायद आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, लेकिन जो ही आप उससे निकलते हैं तो आपको वो चीज़ें बेमानी, बेमकसद लगना शुरू हो जाती हैं। ये भी उसने भी यही किया। फ्रॉम दैट लास्ट ऑनर विद इन हिज रीच एट लास्ट, कहते कि ये आखिरी काबिल इज़्ज़त मकाम जो आखिरकार उसकी पहुंच में था, ही शरैंक इंस्टिंक्टिवली। शरैंक का मतलब है यहाँ पर अवॉइड, ठीक है, रिफ्रेन, बचना, शन भी इसको कह सकते हैं। इंस्टिंक्टिवली इंस्टेंटली, फौरन ही, कहते कि वो फौरन ही इससे पीछे हट गया था। कहते ये आखिरी काबिल इज़्ज़त ओहदा जो आखिरकार उसके दस्तरस में था, वो खुद इससे फ़ौरन ही पीछे हट गया। फीलिंग हिमसेल्फ इन सो मेनी वेज अनईक्वल टू इट, अनईक्वल नॉट अप टू द मार्क, क्योंकि वो खुद को बहुत से हवालों से इस काबिल नहीं समझता था। ही सेड टू रिवर्स, उसने रिवर्स से कहा, ये वही रिवर्स है सर जॉन रिवर्स जो कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है का हेड है और चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है और चिप्स का पुराना स्टूडेंट भी है। ही सेड टू रिवर्स, उसने रिवर्स से कहा, यू सी आई एम नॉट अ यंग मैन,
कहते कि तुम जानते हो कि अब मैं कोई नौजवान शख्स नहीं हूँ, एंड आई डो नॉट वांट पीपल टू एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम मी, और मैं नहीं चाहता कि लोग मुझसे को बहुत ज़्यादा तवक्कुआत रखें। आई एम लाइक ऑल दीज न्यू कर्नल्स एंड मेजर्स यू सी एवरीवेयर। कहते कि मैं भी इन नए कर्नलों और मेजरों की तरह हूँ, जस्ट अ वॉर टाइम फ्लूक। फ्लूक कहते हैं सर्वाइवर, वॉर टाइम फ्लूक, जंग में जो जिंदा बच जाता है। अब ये एक फिनोमेना है, इस फिनोमेना को समझ लें सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। जब जंग होती है तो बहुत सारे लोग जो बुनियादी तौर पे फौजी नहीं होते उनकी खिदमत भी ली जाती हैं, उनको फौज में जबरी तौर पे भर्ती किया जाता है। जबरी तौर पे खुद भी लोग ऑफर करते हैं, जबरी तौर पे कहना शायद मुनासिब नहीं, लेकिन उनको इंगेज किया जाता है मिलिट्री में, ठीक है। उनको ऑनरेरी कर्नल्स, ऑनरेरी मेजर्स कहते हैं, एजाजी मेजर, कि वो बुनियादी तौर पे फौज की उस ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं होते, लेकिन आपको पता है कि फौज, कोई भी फौज हो, उसको लड़ने के साथ साथ और बहुत से शोबाजात चाहिए। मतलब उसकी पब्लिक रिलेशनिंग का एक शोबा है, उसका ऑफिसर्स जो हैं उनको मैनेज करना है, कम्युनिकेशन से कोई रिलेटेड कोई चीज़ें हैं, इंजीनियर्स हैं, एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे लोग उसमें काम कर रहे होते हैं, और टेक्नीशियंस बहुत सारे होते हैं। तो इसमें फिर वो क्या करते हैं कि जो इनिशियली जो फौज में भर्ती हुए लोग होते हैं ना, उन सबको तो वॉर टाइम ट्रेनिंग होती है, उन सब की वॉर टाइम ट्रेनिंग हुई होती है। तो जब जंग शुरू होती है तो वो जो सपोर्ट स्टाफ होता है ना, जो पहले लड़ नहीं रहा होता लेकिन जिनकी ट्रेनिंग हुई होती है, ठीक है, उनको वो क्या करते हैं, उनको भी लड़ाका फोर्स के लिए यूज़ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब वो जो सपोर्ट सर्विसेज वो दे रहे होते हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, जाहिर बात वो वेकेंट हो जाती हैं पोजीशंस। तो उनके लिए फिर चूँकि लड़ाई की वहाँ ऐसा ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पर सिर्फ बाकी चीज़ें देखनी होती हैं, ऑफिस मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, तो फिर बहुत सारे सिविलियंस को फॉर द टाइम बीइंग एंगेज किया जाता है उन ओहदों पे। अगर आपको याद हो, उर्दू के आपके बड़े मशहूर शायर थे फैज़ अहमद फैज़, वो ग़ालिबन कर्नल के ओहदे पे फाइज रहे दूसरी जंग अज़ीम के दौरान। फ़ौज में, मिलिट्री में उनको एजाज़ी तौर पर कर्नल का ओहदा दिया गया, ड्यूटीज़ उनकी वही ऑफिस मैनेजमेंट ही थी, लेकिन उनको फ़ौज में एक एजाज़ी ओहदा दिया गया। इसी तरह और बहुत सारे सिविलियंस को फ़ौज में जंग के वक्त में इंगेज कर लिया जाता है, उनको कर्नल, मेजर, इस तरह के रैंक्स भी उनको दिए जाते। तो चिप्स कह रहे हैं अब वहाँ भी चूँकि जंग हो रही है, 1914 की हम बात करें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करें, तो वहाँ भी जंग हो रही है। तो जंग में क्या हुआ है, सपोर्ट स्टाफ सारा चला गया हुआ है, और सपोर्ट स्टाफ को फिल करने के लिए सिविलियन आबादी को भर्ती किया हुआ है। वो वक्ती तौर पे वो जो सिविलियंस हैं वही क्या बने हुए हैं, कर्नल, मेजर बने हुए हैं। तो वो उसको समझा रहा है कि जैसे ये लोग वक्ती तौर पर कर्नल और मेजर बने हुए हैं ना, है नहीं, ये फौजी नहीं है, सिर्फ वक्ती तौर पे उस पोस्ट को फिल इन करें। इसी तरह मैं भी ऐसा शख्स नहीं हूँ जो परमानेंटली अब हेड मास्टर बन सकूँ। मैं फॉर द टाइम बीइंग कुछ अरसे के लिए, कुछ वक्त के लिए तो इस रोल को निभा सकता हूँ, लेकिन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम मेरे लिए इस रोल को निभाना मुमकिन नहीं होगा। लिहाजा तुम बजाय ये कि मेरे पे इसको पुश करो, बेहतर है कि तुम कोई नया हेड मास्टर उसमें एंगेज करो। कहाँ गए, आई एम लाइक ऑल दीज न्यू कर्नल्स एंड मेजर्स यू सी एवरीवेयर। कहते कि मैं इन नए कर्नलों और मेजरों की तरह हूँ जो तुम्हें आजकल हर जगह नज़र आ रही हैं, जस्ट अ वॉर टाइम फ्लूक। ये सिर्फ जंग के ज़माने के अफसर हैं, क्योंकि बाद में जब जंग ख़त्म हो जाएगी, वो जो सपोर्ट स्टाफ गया हुआ था लड़ने के लिए वो वापस आ जाएगा, तो फिर इनको ऑटोमेटिकली क्या किया जाएगा, रिटायर कर दिया जाएगा। अ रैंकर दैट्स ऑल आई एम रियली। रैंकर कहते हैं a soldier that is promoted to a high rank। अब मिलिट्री में दो तरह के लोग होते हैं, दो तरह के ऑफिसर्स होते हैं। एक वो जो आते ही एज ऑफिसर हैं, जिनकी सिलेक्शन ही एज ऑफिसर हुई होती है, जैसे अब ये पीएमए वगैरह के बच्चे जाते हैं ना, पीएमए लॉन्ग कोर्स करके जाते हैं, तो वो उनकी अपॉइंटमेंट ही एज ऑफिसर हुई होती है। तो
एक वो लोग होते हैं उनको ऑफिसर कैडर कहते हैं कि वो आए ही किसके थे, आए ही ऑफिसर के तौर पे थे, तो वो ऑफिसर कैडर है। दूसरे वो होते हैं जो ऑफिसर के तौर पर नहीं आए होते, आए होते हैं सोल्जर के तौर पर, लेकिन प्रमोट होते होते क्या करते हैं, ऑफिसर बन जाते हैं। उनको क्या कहते हैं, रैंकर कहते हैं। तो चिप्स भी अपने बारे में यही समझता है कि आई एम नॉट एन ऑफिसर बाय नेचर, मैं अपनी मिजाज के अतबार से ऑफिसर नहीं हूँ, मैं तो सोल्जर था, आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने ग्रो किया है और अब मैं ठीक है एक हाई पोजीशन पे पहुँच गया हूँ, बट आई डू नॉट डिजर्व दैट सीट। इसके लिए कोई यंग एनर्जेटिक बंदा होना चाहिए। अब मेरे में इतना दमखम नहीं है कि मैं इस सीट को संभाल सकूं। 1917 1918 कहते 1917 1918 चिप्स लिव थ्रू इट ऑल, कहते कि चिप्स इस सब कुछ से गुजरा। ही सैट इन द हेडमास्टर स्टडी एवरी मॉर्निंग, कहते कि वो हर सुबह हेडमास्टर की मुताला गाह में बैठ जाता, हैंडलिंग प्रॉब्लम्स और मसाइल हल करता, डीलिंग विद प्लेन्स एंड रिक्वेस्ट। प्लेन्स भी हम ऊपर ही लिख देता हूँ, प्लेन्स कहते हैं रिक्वेस्ट। अब ये जरा देख लें, डीलिंग विद प्लेन्स एंड रिक्वेस्ट, डीलिंग विद को हाईलाइट कर लें, ये हमने प्रपोजिशन में भी किया था। डीलिंग के साथ जो प्रपोजिशन है वो फर्क होती है, थोड़ी प्रपोजिशन की ना थोड़ी सी वेरिएंस आ जाती है। कैसे वेरिएंस आती है, देखें, अगर तो किसी चीज से निपटना है, ठीक है, किसी काम को यू हैव टू हैंडल समथिंग, अगर इस तरह की कोई चीज है तो फिर क्या आएगा, डीलिंग विद। फिर आप क्या करेंगे, डीलिंग विद प्लेन्स एंड रिक्वेस्ट। अब वो क्या कर रहा है, प्लेन्स और रिक्वेस्ट को निपटा रहा है, उसके साथ कोई मामला तय कर रहा है, उनको हैंडल कर रहा है, उनको सेटल कर रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, डीलिंग विद। और किसी चीज का कारोबार करना, इनके लिए आप करते हैं डील इन, ठीक है। मसलन he can deal with an emergency, he can deal with an emergency situation, कि वो एक emergency situation से निपट सकता है। और दूसरा है he deals in used books, कि वो used books का जो इस्तेमाल शुदा किताबें हैं उनके कारोबार से मुंसलिक है। तो अगर बिजनेस करेंगे तो उसके लिए क्या होगा, डील इन। और अगर किसी चीज से मामला तय करना है तो फिर डील विद। अच्छा जी, आउट ऑफ द वास्ट एक्सपीरियंस, वास्ट कहते हैं मैसिव, ह्यूज, आउट ऑफ द वास्ट एक्सपीरियंस हैड इमर्ज अ काइंडली जेंटल कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ, कहते कि अपने वसी तजर्बे की वजह से उसके अंदर, जेंटल कहते हैं, मैं लिख भी देता हूँ इधर, जेंटल कहते हैं डेलिकेट, कहते कि उसके अंदर एक इंतहाई मेहरबान और नफासत भरा एतमाद आया था। टू कीप अ सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, दैट वाज द मेन थिंग, कहते कि लोगों के दरमियान एहसास मुसावात पैदा करना, दैट वाज द मेन थिंग, यही उसके लिए असल बात थी। सो मच ऑफ द वर्ल्ड वाज लूजिंग इट, और जितनी दुनिया
इस एहसास को फरामोश कर रही थी, एज वेल कीप इट वेयर इट हैड और ought to have a congenial home। कहते कि so much of the world was losing it, कहते कि जितने ही दुनिया से फरामोश कर रही थी इतना ही ये इसके पास मौजूद था, और ought to have या इसके पास मौजूद होना चाहिए था। a congenial home, congenial कहते हैं कंफर्टेबल, लग्जोरियस, और कहते कि एक तरह से वो इस एहसास के लिए एक पनाहगाह की शक्ल इख्तियार कर गया था कि ये एहसास दुनिया से मिटता जा रहा था। डेलिकेसी, एहसास मुसावात, दुनिया पैसे के पीछे भाग रही थी, रैट रेस ऑफ मनी। हमने पढ़ा था ना कि जहाँ कैपिटलिज्म ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा किया वहाँ कैपिटलिज्म ने बहुत ज़्यादा नुकसान भी, डैमेज भी बहुत ज़्यादा किया। तो ये उसके लिए कॉन्जीनियल होम था, एक बड़ी सुकून का, इत्मीनान की चीज़ थी कि वो एहसास जो दुनिया भर से मिटता जा रहा था, वो एहसास किसके सीने में आके पनाहगज़ी हो गया था? वो मिस्टर चिप्स के सीने में आकर वो एहसास ठहर गया था। उसके दिल दिमाग में ये चीज़ मौजूद थी, और उसकी शख्सियत, उसकी ज़ात इस एहसास के लिए एक कंजीनियल होम, एक कंफर्टेबल प्लेस बन चुकी हुई थी। ठीक है बेटे, ग्रामर का अब हम थोड़ा सा साथ कर लेते हैं। फिर ईडियम्स अपने देख लें। अच्छा जी, एम से हम स्टार्ट करें। फर्स्ट वन है जी मेडन स्पीच। मेडन कहते हैं पहली, मेडन का मतलब ही पहली है, फर्स्ट। आप क्रिकेट देखते हैं तो जो पहली सेंचुरी की होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज मेडन टेस्ट सेंचुरी, मेडन 100। तो उसका मतलब भी क्या होता है? पहला। मेडन का वैसे मतलब एक कुंवारी दोशीज़ा होता है, एक कुंवारी लड़की, उसको हम मेडन कहते हैं। तो वो भी चूँकि एक तरह से कह लें कि अनटच्ड होती है, तो इसीलिए जो पहली कोई चीज़ होगी उसको भी हम क्या कहते हैं? मेडन। इसी वजह से उसका नाम पड़ा हुआ। तो मेडन स्पीच, पहली तकरीर। ही इम्प्रेस्ड द ऑडियंस विद हिज मेडन स्पीच, कि उसने अपनी पहली तकरीर से ऑडियंस को मुतासिर किया। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, मुकम्मल तौर पर किसी चीज़ का एतराफ़ कर लेना, मुकम्मल तौर पर किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना। अब ये मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ क्या है कि कोई चीज़ आपके बिल्कुल सीधी आकर आपको हिट किए, उसको कहते हैं मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, कि आपके बिल्कुल यहाँ आगे लगी, बिल्कुल, जिसको आप उर्दू में भी आप इसके लिए इडियम इस्तेमाल करते हैं, चानो शाने चित हो जाना। चानो शाने चित होना कब होगा? कि बिल्कुल जब आप गिरे हुए और जो मुखालिफ है उसने बिल्कुल आपको नीचे गिरा के आपके ऊपर मुकम्मल तौर पे कब्जा जमा लिया है, तो उसको आप कहते हैं। तो इसी तरह मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ भी इसी कॉन्टेक्स्ट में है कि मुकम्मल आप पूरा उसको एम्ब्रेस करें, जो भी आपकी गलती है, जो भी खामी है। हिज गिल्टी कॉन्साइंस फोर्स्ड हिम टू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ एवरीथिंग। गिल्टी कॉन्साइंस कहते हैं जो ज़मीर की खलिश है ना, उसको कहते हैं, ज़मीर की जो आवाज़ है उसको। हिज गिल्टी कॉन्साइंस फोर्स हिम टू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ एवरीथिंग, कहते हैं कि उसकी ज़मीर की खलिश ने उसे मजबूर किया कि वह हर चीज़ का खुलेआम एतराफ़ कर ले। द मैन इन द स्ट्रीट, मैन इन द स्ट्रीट कहते हैं आम आदमी को। अब गलियों में फिरने वाले आम ही लोग होंगे ना, ऑब्वियसली। इसी कॉन्टेक्स्ट में हमने इसको इस्तेमाल किया है। आपने फर्स्ट ईयर में था आपका और एंजल एंड द ऑथर्स एंड द अदर्स, उसमें आपने पढ़ा हुआ है। उसमें वो कहते हैं ना, वो जब बॉवरल उसको तकसीम कर रही होती है, स्क्वायर तकसीम कर रहा होता है उसको, रेड फेस स्क्वायर, तो वो उसको कहता है कि शिवरिंग स्ट्रीट अरब, कि वो उसका मतलब ये नहीं है कि गली में खड़ा हुआ अरब, उसका मतलब ये है कि आम बद्दू खाना बदोश। तो मैन इन द स्ट्रीट भी वही है जो आम गलियों में आपको चलता फिरता नज़र आ जाए, तो इसीलिए इसको आम आदमी को हम कहते हैं। नाउ इवन द मैन इन द स्ट्रीट टेक्स इंटरेस्ट इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स, कि अब तो एक आम आदमी भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में दिलचस्पी लेता है। अ मैन ऑफ लेटर्स, ये एक टिपिकल इडियम है। लेटर्स का मतलब ये नहीं है अल्फाज, इसका मतलब है अदब।
ठीक है, लिटरेरी से बेसिकली ये निकला है। ही इज़ अ मैन ऑफ लेटर्स एंड इज रिस्पेक्टेड इन लिटरेरी सर्कल्स। कहते हैं कि वो अदबी आदमी है और अदबी महफलों में उसकी बड़ी इज्जत की जाती है। टू मेक वंस बोथ एंड्स मीट, मुश्किल गुजारा करना, बड़े तंग हो गए किसी चीज़, बोथ एंड मीट्स क्या, बड़ी मुश्किल से उनको करीब लाना, दो सिरों को ना, ठीक है। समटाइम होता ना कि आप कोई गिरा किसी चीज़ को लगाना चाह रहे हैं तो वो बड़ी मुश्किल से वो दोनों चीज़ें करीब आके आप उसको गिरा लगाते हैं, तो ऑब्वियसली एक टफ सिचुएशन होगी। तो इसी तरह जो मुश्किल गुजारा है उसको हम कहते हैं टू मेक वंस बोथ एंड मीट। द वॉचमैन मेक्स हिज बोथ एंड्स मीट विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, कि जो वॉचमैन है वो बमुश्किल अपना गुज़र औक़ात करता है। ले बेटे, आज के लिए इतना ही। कल नए लेसन के साथ फिर आप बच्चों से मुलाकात होगी। टिल देन बहुत सी दुआएं, जीते रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।